हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 12 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारे पास ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स। अब पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन आया, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे, उसके कुछ नेगेटिव्स भी थे। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स में सबसे पहला जो मुद्दा उठता है वो आता है यहाँ पर ग्लोबल रेजिस्टेंस का, कि भाई जो भी डिस्टॉर्शंस ग्लोबलाइजेशन की वजह से आए सोसाइटी में, गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, उसको किसी ना किसी तरीके से हमें रेजिस्ट करना है। उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें सोशल मूवमेंट चलाने पड़ते हैं, जिन्हें हम एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं सोशल मूवमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो अगर हम एसेंस देखें इन सोशल मूवमेंट्स का, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक ही यहाँ पर अचीवमेंट रखी जाती है कि हमें ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस करना है, हमें उसका विरोध करना है। अब ये विरोध कैसे हो सकता है? ये स्टेटस क्वो पे हो सकता है। स्टेटस क्वो मतलब दी करंट सिचुएशन, मतलब जैसी कोई चीज़ आज है, कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे आज वो काम कर रही है वो हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी, कोई भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। ये हो गया स्टेटस क्वो। कुछ लोग इसके विरोध करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ह्यूमन राइट्स को लेकर विरोध करते हैं कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उन इसलिए हम ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहे हैं। उसके बाद लैंड, ठीक है, लैंड एक्विजिशन हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जो ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं वो लोगों ने सस्ते में ज़मीन खरीद के वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती हैं और अपना काम यहाँ पर चला के रखती हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जिसकी वो ज़मीन होती है उसको यहाँ पर ज़्यादा पैसा कुछ मिलता नहीं, वो लैंडलेस बन जाता है और कहीं ना कहीं वो पोवर्टी में यहाँ पर धंसता चला जाता है। इसलिए भी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रेजिस्टेंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, एक्सेस टू सर्विसेज। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनके राइट्स जो हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, उसको यहाँ पर वायलेशन की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे राइट्स छिन रहे हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पर अपोज किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे लिए डिसीजन ले रही है वो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो लार्ज स्केल डैम बिल्डिंग के लिए भी रेजिस्टेंस देते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल डैम बिल्डिंग में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई डैम बनना है तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको यहाँ पर हटाया जाएगा, उनको विस्थापित किया जाएगा। अब जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही पुराने समय से रह रहे हैं, 20-20 30-30 सालों से रह रहे हैं, वो इस ज़मीन को कैसे छोड़ सकते हैं जहाँ अपना उन्हें कारोबार चलाना है, जहाँ उनकी जो सारे काम होते हैं वो होते हैं। इस सभी से भी जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं और ग्लोबल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स में या ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सभी होती हैं ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स। बहुत सारी मूवमेंट्स में गवर्नमेंट का ओपोजिशन भी किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं अपने आइडिया से इन्फ्लुएंस करने की भी बात की जाती है, कि जो भी सोशल मूवमेंट्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं ये एम रहता है कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंज हो सकता है हम उसे करेंगे, अपने आइडिया से उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ताकि एंड में आकर गवर्नमेंट जो है वो इसको हमारे हिसाब से चेंज कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली सारी पावर तो गवर्नमेंट के पास ही रहती है। इसलिए सबसे बड़ा जो एम रहता है इन सोशल मूवमेंट्स का वो ये रहता है कि अपने आइडियाज़ को इंस्टीट्यूशनली और पॉलिटिकली यहाँ पर इन्फ्लुएंस करें, ताकि उनके मीन्स को यहाँ पर फ़ायदा पहुँच सके। तो हमने ऊपर देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको ऊपर से लेके नीचे तक के लेवल्स तक यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया है। अब इसको अपोज करने के लिए किसी ना किसी तरीके के कुछ ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। कुछ ग्रुप्स छोटे होते हैं, लोकल होते हैं और एक्टिव होते हैं। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पर ग्लोबलाइजेशन को अपोज करने का काम करते हैं। अब इन ग्रुप्स में कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट भी आ जाते हैं, जैसे कि तालिबान, बोको हरम, ISIS। तो इनका ये मानना होता है कि ग्लोबलाइजेशन जो आया उसने किसी ना किसी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके रिलीजियस बिलीव्स को यहाँ पर ख़त्म करने का काम किया, जिसको बचाने के लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि तालिबान जो अफगानिस्तान में एक्टिव है, बोको हरम नाइजीरिया में एक्टिव है, ISIS सीरिया इराक में एक्टिव है, ये सारी जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो इनका एक काम रहता है कि
हमारे रिलीजन को हमें बचाना है, ताकि हम अपने रिलीजन का प्योर वर्जन यहाँ पर ला सकें और ग्लोबल प्रोसेसेस को रेजिस्ट कर सकें। क्योंकि इनका ये मानना रहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकी जो रिलीजियस प्योरिटी है उसमें इनको थ्रेट देखने को मिला है, जिसको बचाने के लिए ये सब ग्रास रूट लेवल पर ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, कि भाई कौन कौन से तरीके की सोशल मूवमेंट्स रहती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास लोकल मूवमेंट्स, जो लोकल लेवल पर चलाई जाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लोकल पीपल को, लोकल लोगों को ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट्स भी दिखाए हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है, उनका लाइवलीहुड चला गया है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, कोई राशन की दुकान है, कोई कपड़ों की दुकान है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या, मॉल्स आने लग गए, बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर दिए जहाँ पर सारी दुकानों की चीज़ें एक ही जगह पर लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल मार्केट्स होती हैं, लोकल वेंडर्स होते हैं, इनको यहाँ पर नुकसान झेलने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मूवमेंट करते हैं, इसको रजिस्ट करने की बात करते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एक आदिवासी दलित लेड, ठीक है, प्लाची माड़ा मूवमेंट चलाई जाती है। प्लाची माड़ा मूवमेंट का ये एम रहता है कि ड्रिंकिंग वाटर के जो भी सोर्सेज हैं हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। ये पालघाट केरला में यहाँ पर स्टार्ट की जाती है, जिसे हम लोकल रेजिस्टेंस का एक अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को रजिस्ट करने के लिए। क्योंकि होता है क्या कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं अपना वेस्ट वाटर बॉडीज में डंप करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि जो वाटर बॉडीज होती हैं पॉल्यूटेड होती हैं, पीने का पानी गंदा होने लगता है, लोग बीमार रहते हैं। तो इन सभी को बचाने के लिए जो प्लाचीमाड़ा मूवमेंट है केरला में, उसको यहाँ पर चलाया जाता है, जहाँ पर जो भी ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज रहते हैं उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात की जाती है लोकल लेवल पे। तो ये एग्जांपल रहता है लोकल मूवमेंट्स का। नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट में एनजीओज आ जाते हैं, ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, कुछ गवर्नमेंटल होती हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, जो कि नेशनल लेवल पर रेजिस्टेंस को यहाँ पर इनिशिएट करने का काम करती हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं फार्मलैंड्स में, उसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि फार्मर्स मूवमेंट करते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन स्ट्रगल के लिए नेशनल लेवल पे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का ये मतलब रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर घोषित कर दिया गया तो वहाँ पर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, वहाँ पर जो लोग रहेंगे उनका उन पर कोई कंट्रोल नहीं। तो अब ये हुआ फार्मलैंड्स में। अब फार्मलैंड में जो फार्मर्स काम करते हैं, जिनका उन पर हक है, उनसे उनकी ज़मीन को छीन लिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बांट दिया गया, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मूवमेंट चलानी पड़ी नेशनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है ना कि इंडिया की एक ही स्टेट में सिर्फ फार्मिंग होती है, बाकी कहीं पर होती नहीं। तो इन सभी के डर से कि हमारी भी लैंड ना चली जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ठीक है, तो ये सब जो होता है यहाँ पर नेशनल लेवल में यहाँ पर स्ट्रगल चला के लोग रखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल मानते हैं नेशनल मूवमेंट्स का। ग्लोबल मूवमेंट्स की बात करें तो जो भी ग्लोबल जाइंट्स होते हैं जैसे कि WTO, IMF, ठीक है, G8, सिएटल मूवमेंट, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये पर्सपेक्टिव रहता है कुछ लोगों का कि ये जो मूवमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं WTO, IMF, इनका ये काम रहता है कि जो भी अमीर देश है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसी की ये सुनेंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे। इसी वजह से यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रेजिस्ट किया जाता है इनको। बहुत सारे NGOs, बहुत सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर एक साथ आती हैं, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है इन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो बनी रह सके। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं ग्लोबल मूवमेंट्स के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सोशल मूवमेंट्स एंड NGOs। अब सोशल मूवमेंट्स एंड NGOs की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में सिविल सोसाइटी एमर्ज होती है, ये हमने ऊपर देखा। सिविल सोसाइटी किसकी वजह से एमर्ज हुई, जब ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। अब सिविल सोसाइटी के साथ साथ NGOs भी आने लगे, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स भी आने लगे इस खेल में, कि हमें ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर रेजिस्ट करना है। NGOs जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, तो ये सारे कुछ NGOs हैं जो कि यहाँ पर ग्लोबल रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करने के
ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सिविल सोसाइटी के आने की वजह से जो रेजिस्टेंस था उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लग गई, उसका एरिया एक्सपेंड होने लग गया। इसकी वजह से हुआ क्या कि सिविल सोसाइटी के आने से यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको एनहेंस मिला। ठीक है, डेमोक्रेसी एनहेंस होने लगी ताकि एक काउंटर बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर बना रह सके। ऐसा ना हो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, पावर है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वही एक ना एक दिन इन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डोमिनेट कर ले और किसी की सुने ही ना। इसलिए यहाँ पर सिविल सोसाइटीज आती हैं ताकि जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, काउंटर बैलेंस बना रहे पावर का। ठीक है, ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशंस में ये सब यहाँ पर चलाया जाता है। अब सिविल सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एनजीओज भी आ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम INGOs के नाम से भी जानते हैं। अब जो एनजीओज होते हैं वो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंटरनेशनल और नेशनल एडवोकेसी कैंपेन्स में, क्योंकि इनका ये काम रहता है कि अलग अलग एक्टर्स, भले ही वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों, स्टेट एक्टर्स हों, उनको एक साथ लाया जाए। ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर द डिफरेंट एक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, कि पूरे वर्ल्ड में जो भी एक्टर्स हैं, मतलब जैसे कि एनजीओज, कुछ गवर्नमेंट्स, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी को एक साथ लाया जाए, डाइवर्स नेटवर्क्स बनाए जाएं, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो बनी रह सके, कोई एक इनको डोमिनेट ना कर ले। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो जो एनजीओज हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। अगर हम WTO पर्टिकुलर की बात करें तो WTO में 1999 में एक बैटल ऑफ सिएटल होता है, ये अलास्का में होता है। तो जिसे हम मान सकते हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर इनिशिएशन हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर सिटीजन्स होते हैं सिएटल में रहने वाले, वो गलियों में उतर जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम उस समय बना के रखा है हमने, IMF, WTO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन सभी को डिनाउंस किया जा सके। क्योंकि उस समय पर ये माना जाता है कि जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये अनफेयर हैं, ये इनक्वालिटीज़ पैदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सोशल डिसलोकेशंस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जिसको देखते हुए लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर इनका विरोध करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से एनजीओज भी इनको ज्वाइन करते हैं और एनजीओज भी सोशल मूवमेंट्स का यहाँ पर पार्ट बन जाते हैं। और एनजीओज जो होते हैं यहाँ पर उसमें बहुत तरीके के डेलीगेट्स भी आते हैं। अब एनजीओज अगर इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे तो इससे होगा क्या कि वो ओपन तरीके से ट्रेड मेकिंग पॉलिसी यहाँ पर बना सकते हैं, कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसको ओपन बनाया जाए, क्लोज ना रखा जाए। क्योंकि क्लोज रखेंगे तो सबको यही लगेगा कि भाई किसने पैसा दिया, ठीक है, उसके लिए पॉलिसी बनाई और काम खत्म। एनजीओ जब WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आते हैं तो इनका यह मकसद मकसद होता है कि ओपन ट्रेड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस लाया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, लेजिटिमेट इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम यहाँ पर बरकरार रखा जा सके। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो एनजीओज होते हैं वो कुछ सोशल मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे नॉन वायलेंस का साथ देते हैं। पर कुछ जो एनजीओज होते हैं वो रेडिकल होते हैं, मतलब एक तरीके से वो क्रांति लाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो गन के बेसिस पर हो, चाहे वो किसी तरीके के नॉन वायलेंस बेसिस पर हो। तो यहाँ ये सभी हमें बताया गया है कि बहुत सारे एनजीओज कुछ रेडिकल भी होते हैं, कुछ सोशल मूवमेंट्स और एनजीओज मिलकर कुछ रेडिकलाइज यहाँ पर कर देते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि उनके आइडियाज़ को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, पर एनजीओज और जो सोशल मूवमेंट्स हैं यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस भी होता है। जहाँ पर जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो रिकग्निजेबल होती हैं, मतलब जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो इवोल्यूशनरी बाय नेचर होती हैं। उनका ये मकसद रहता है कि हमें आज का जो सिस्टम है उससे हमें दूर हटना है और एक नए सिस्टम को इवॉल्व करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन करने की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एनजीओज होते हैं उनकी कुछ फिक्स प्रायोरिटीज़ रहती हैं, इन्हें कोई इवोल्यूशन नहीं करना होता। जो भी दिक्कतें इन्हें लगती हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी प्रायोरिटी बन जाती है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से हटाना है। वहीं जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होती हैं, मतलब हर तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने की बात करती हैं जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हमें बताया गया कि एनजीओ और सोशल मूवमेंट्स में क्या क्या रिलेशनशिप बनती है।
तो ये खत्म होता है हमारा BPSC 110 110 का यूनिट नंबर 12। थैंक यू सो मच।